एक विनोद नाम का व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में लगा होता है, उसके परिवार में उसके 2 बेटे होते हैं, उसकी पत्नी, बड़े अच्छे से उसका घर परिवार चल रहा होता है। दोस्तों, ये राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला होता है। अच्छे से इसके दिन आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, दोनों बेटे स्कूल गोइंग हो जाते हैं, स्कूल में पढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे स्कूल उनका आगे बढ़ने लगता है। जो बड़ा वाला बेटा होता है वो अपनी ग्रेजुएशन पास कर लेता है। जो छोटा वाला बेटा होता है वो 10वीं क्लास में ही जाकर अटक जाता है और अपने पापा से कहने लगता है कि पापा, मैं अब नहीं पढ़ सकता, मेरा पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता। पिताजी उसे बार बार समझाते हैं कि तेरा बड़ा भाई बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, तू भी पढ़ ले, अच्छा रहेगा तेरे जीवन के लिए, नहीं तो तू पीछे रह जाएगा, तुझे कोई भी नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि पिताजी, मेरा मन ही नहीं करता, मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद जो बड़ा वाला बेटा होता है आगे अपनी पढ़ाई करता है और इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए बाहर चला जाता है। छोटा वाला बेटा घर पर रहने लगता है। पिताजी अब उससे कहते हैं कि अगर तू घर पर ही रहता है तो हमारी कुछ पुश्तैनी ज़मीन है, उस पर तू खेती बाड़ी करने लग। फिर छोटे वाला बेटा खेती बाड़ी करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब दोनों लड़के शादी योग्य हो जाते हैं। जो बड़ा वाला लड़का होता है उसके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन छोटे वाले बेटे को देखकर, उसके कामकाज को देखकर ज़्यादातर लोग वापस जाने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है और एक दिन जब बड़े वाले बेटे के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आता है तो बड़े वाले बेटे का रिश्ता कर लिया जाता है, उसकी शादी हो जाती है। अब छोटा वाला बेटा घर में वही खेती बाड़ी करने लगता है। तो यहाँ पर पिताजी उससे कहने लगते हैं कि बेटा, तू भी कुछ काम धाम कर ले, नहीं तो तू ऐसा ही रह जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि पिताजी, मैं जैसा भी हूँ यहीं पर ठीक हूँ, मैं आप लोगों की यहीं पर सेवा करता रहूँगा। दोस्तों, उसके बाद जो बड़े वाला बेटा होता है अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं कोई काम धंधा करना चाहता हूं, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। फिर यहाँ पिताजी से वो 10 लाख रुपए लेता है और पड़ोस में ही शहर होता है उनके घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ जाकर एक वर्कशॉप खोल लेता है और वर्कशॉप में उसका काम बड़े अच्छे से चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब छोटे वाले बेटे के लिए रिश्ते वाले तो आते, लेकिन उसके खेती बाड़ी के काम को देखकर वहाँ से वापस चले जाया करते। अब पिता को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगते हैं और पिताजी उससे कहने लगते हैं कि बेटा, तू भी कोई छोटा मोटा धंधा कर ले, जिससे तेरा रिश्ता तो अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि पिताजी, मेरी समझ में नहीं आता ये धंधे वंदे का काम, मैं तो बस अपने इसी जमींदारी के काम में ठीक हूँ, मैं तो यही करता रहूँगा। दोस्तों, जैसे ही कुछ और महीने बीतते हैं, एक बहुत ही सुंदर लड़की का रिश्ता उसके लिए आ जाता है। वो भी कम पढ़ी लिखी होती है, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं होती, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा सुशील और बहुत ही सुंदर होती है। दोस्तों, उसके बाद इसकी भी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ही अपने कामकाज में लग जाता है। बड़े वाला जो बेटा होता है वो बाहर रहकर, यानी शहर में रहता है, वहीं पर अपने कामकाज को किया करता है। कुछ ही दिन का टाइम बीतता है और बड़े वाला बेटा एक घर खरीद लेता है। यहाँ पर वो अपने घर वालों को यही कहता है कि मेरे ससुराल पक्ष ने मुझे ये घर दिलाया है। अब वो उसी घर में शिफ्ट हो जाता है, अपनी पत्नी को लेकर शहर में चला जाता है। इधर जो छोटे वाला बेटा होता है वो घर पर ही अपनी माँ के और अपने पिताजी के साथ रहने लगता है। जैसे ही कुछ समय और बीतता है, पिताजी रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के कुछ दिन के बाद ही उनकी अचानक मौत हो जाती है। दोस्तों, पिताजी के मरने के बाद दोनों बेटे एकदम से थोड़े थोड़े परेशान तो होते हैं, लेकिन बड़े वाले बेटे का तो अच्छा कामकाज होता है, वो अपने शहर में कामकाज करने लगता है। छोटे वाला बेटा घर पर ही अपनी माँ के साथ रहा करता है, वहीं पर माँ की सेवा किया करता है। दोस्तों, 1 महीने का समय बीत जाता है और 1 महीने का समय बीतने के बाद एक चमचमाती बहुत बड़ी कार उनके दरवाजे पर आकर रुकती है। वाला बेटा बाहर जाकर देखता है तो सामने एक बहुत बड़ी कार और एक बहुत ही VIP आदमी वहाँ पर बैठा होता है। तो यहाँ पर वो लड़के के पास आता है और उसे पूछने लगता है, तुम्हारे पिताजी का क्या हाल है। तो यहाँ पर वो अपनी आंखों में आंसू भर लाता है कि मेरे पिताजी की तो कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है। वो व्यक्ति अपने आप को उसके पिताजी का दोस्त बताता है और कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरा बड़ा भाई तो शहर में रहता है। तो यहाँ पर वो जो साहूकार सामने दिखाई दे रहे थे, वो यहाँ पर उससे कहते हैं कि अपने बड़े भाई को घर पर बुलाओ, मुझे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। दोस्तों, यहाँ पर जो छोटा भाई है बड़े भाई के पास फ़ोन
फ़ोन करता है तो बड़ा भाई कहता है कि भाई मेरी फ़ोन पर ही बात करा दो। तो यहाँ पर जो सामने व्यक्ति होता है वो कहता है कि फ़ोन पर ये सब बातें नहीं हो सकती, आपको आना ही पड़ेगा। आप ज़्यादा दूरी पर थोड़ी हो, 10 किलोमीटर की दूरी तो है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। दोस्तों यहाँ पर छोटे वाले बेटे को फिर गाँव के अंदर भेज दिया जाता है। गाँव के कुछ गणमान्य व्यक्तियों को भी वहाँ पर बुला लिया जाता है। चारों तरफ कुर्सियाँ लग जाती हैं। बड़े वाला जो बेटा होता है वो भी अपनी पत्नी के साथ गाँव में आ जाता है। सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं और यहाँ पर जो साहूकार आया था वो एकदम से खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़कर कहने लगता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे बहुत बड़ा अफसोस है, लेकिन मेरे कुछ उनके पास पैसे थे इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मेरे उनके पास 20 लाख रुपए थे। दोस्तों जब ऐसी बातें यहाँ पर बड़े वाला बेटा सुनता है तो एकदम से भड़क उठता है और कहने लगता है कि कौन से पैसे, तुम्हारे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो यहाँ पर वो साहूकार कहता है कि मेरे पास एक एक सबूत है, सारा कुछ सबूत मेरे पास है। उन्होंने 10 लाख रुपए तो जब आपकी शादी की थी तब मेरे से लिए थे और 10 लाख रुपए उन्होंने तब लिए थे जब आपका काम स्टार्ट किया था। अब बड़े वाले बेटे को भी विश्वास होने लगता है कि हाँ 10 लाख रुपए तो तब लिए थे, मेरा काम 10 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ था, शादी में भी उन्होंने पैसे लिए होंगे। यहाँ पर जो बड़े वाले बेटे की पत्नी होती है वो बोल बैठती है कि जिसने पैसे लिए थे वो तो इस दुनिया में नहीं है, अब हमारे पास तुम्हारा कोई भी कर्जा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो छोटे वाला बेटा होता है एकदम से हाथ जोड़कर खड़ा होता है और कहने लगता है कि आप टेंशन ना करो, पर मुझे कुछ समय चाहिए, मैं अपनी सारी ज़मीन जायदाद को बेच दूंगा लेकिन अपने पिता का नाम कभी भी खराब नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के ऊपर जो भी कर्जा है उसे मैं चुकाऊंगा, मैं आपका एक एक पाई आपका हिसाब करूंगा, आप टेंशन ना करो, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो गांव के लोग बाग होते हैं वो भी इस लड़के की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर जो और भी लोग होते हैं वो कानाफूसी करने लगते हैं कि बड़े लड़के के लिए तो यहाँ पर पिताजी ने बहुत सारा काम किया, उसे बिजनेस करवाया, छोटा वाला बेटा तो जमींदारी करता है, उसने तो पिताजी से कुछ पैसे लिए भी नहीं, फिर भी वो सारे पैसे देने के लिए तैयार है। उसके पास इतना पैसा भी नहीं, वो अपनी ज़मीन को बेचकर देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर ये बड़े वाला बेटा ऐसे कैसे मना कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर लोग आपस में इस तरह की कानाफूसी करते हैं। सामने जो व्यक्ति बैठा होता है, जो साहूकार होता है, वो कहने लगता है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पैसे लेने के लिए नहीं, पैसे देने के लिए आया हूँ। दोस्तों गांव के लोग अब उस व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं कि ये व्यक्ति कह क्या रहा है, फिर उससे पूछने लगते हैं कि तुम सच सच बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो व्यक्ति कहने लगता है हम दोनों दोस्त थे और हम दोनों चंडीगढ़ में नौकरी किया करते थे। उस समय हम दोनों ने कुछ शेयर खरीदे थे और उन शेयरों को एक शर्त पर खरीदा था कि जिसकी भी पहले मौत हो जाएगी दूसरे वाला इन शेयरों के जितने भी पैसे बनेंगे उनके बच्चों को जाकर दे। मेरे पास तो एक लड़का है और मेरे दोस्त के पास 2 लड़के हैं। मेरे दोस्त ने मुझसे यही कहा था कि अगर मेरी मौत पहले हो जाए तो तुम ये ज़रूर देख लेना कि जो मेरा बेटा काबिल हो, जो इन पैसों का सच्चा हकदार हो, उसी को ये पैसे देना। आज मैं ये सब देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैंने ये सब भली भांति देख लिया है कि इन पैसों का सच्चा हकदार आपका छोटा बेटा है, यानी कि यहाँ पर जो बैठा हुआ है, आप ये जमींदारी जो करता है, यही इन पैसों का हकदार है। दोस्तों लोग बाग यहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बिल्कुल आपने सही कहा, इन पैसों का असली हकदार यही छोटा वाला बेटा है। अब छोटा वाला बेटा यहाँ पर सब लोगों की तरफ देखने लगता है। जो साहूकार होते हैं अपनी कार की तरफ जाते हैं और वहाँ से एक सूटकेस निकाल कर लाते हैं और जब उस सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें 20 लाख रुपए होते हैं। दोस्तों सभी लोग बाग यहाँ पर उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो 20 लाख रुपए गांव के लोगों की मौजूदगी में, बड़े भाई की मौजूदगी में छोटे भाई को दे दिए जाते हैं। यहाँ पर छोटा भाई खड़ा होकर हाथ जोड़कर विनती करने लगता है, मेरे पिताजी के जो भी पैसे हैं हम दोनों भाइयों में बराबर में बंटने चाहिए। यहाँ पर लोग बाग कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये बराबर में नहीं बंट सकते, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई के लिए तुम्हारे पिताजी ने पहले ही बहुत कुछ कर दिया। 10 लाख रुपए तो उनके बिजनेस में लगा दिए, तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तुम जमींदारी करते हो, इन सब पैसों पर तुम्हारा ही हिस्सा है। यहाँ पर जो माँ होती है वो भी कह देती है कि बेटा इन पर तुम्हारा ही हिस्सा है और तुम ही इन पैसों को रखो। दोस्तों माँ और गांव वालों के
के कहने पर छोटा भाई उन पैसों को रख लेता है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। बड़े वाला जो भाई होता है वो अपने बिजनेस पर चला जाता है। इधर जो छोटा वाला भाई होता है उन पैसों से वो भी शहर में एक बिजनेस लगा लेता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो बड़े भाई का बिजनेस होता है वो इस तरह से नीचे की तरफ बैठने लगता है, वो वहाँ पर दिन प्रतिदिन कंगाली की तरफ जाने लगता है और एक दिन ऐसा समय आ जाता है उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। जो उसके पास घर होता है वो भी गिरवी रख दिया जाता है और वो खुद किराए के मकान में रहने लगता है और उसके पास आज इतनी तंगी आ जाती है कि वो दर दर की ठोकरें खाने लगता है। जो मकान मालिक होता है वो भी उसे धक्के मारकर भगाने वाला होता है। दोस्तों इधर जो छोटा भाई होता है उसका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। गांव के लोग भी उसे सहारा दिया करते कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, इसके साथ सभी को मिलकर रहना चाहिए। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और जब उस छोटे भाई को पता चलता है कि तेरे बड़े भाई को इस तरह से घर से निकाला जा रहा है तो छोटा भाई बिना कुछ देरी किए हुए अपने बड़े भाई के पास पहुंचता है। जो भी वहां पर उस मकान मालिक का किराया उसके ऊपर ड्यू होता है उस सारे किराए को चुकाता है और बड़े भाई को आदर के साथ अपने घर लेकर आता है और कहता है कि भाई अपने घर चलो, वहीं पर हम दोनों भाई आराम से रहेंगे। दोस्तों आज बड़े भाई की आंखों में आंसू होते हैं। जो भाभी होती है जो अब तक ये कहा करती थी कि हमें इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, उस भाभी की आंखों में भी बहुत ही ज़्यादा पछतावे के आंसू होते हैं और ये सभी के सभी लोग छोटे भाई के घर पहुंच जाते हैं, वहां पर रहने लगते हैं। जो छोटा भाई होता है वो कहता है कि भाई आप बड़े हो, आप इस बिजनेस को संभालो और इसमें देख रेख करो, हम दोनों भाई मिलकर ही ये काम को संभालेंगे। दोस्तों उसके बाद छोटा भाई बड़ा भाई दोनों उस बिजनेस को संभालने लगते हैं और उनका जीवन इतने बेहतर तरीके से कटने लगता है, दोबारा से उनके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को जरा सी भी प्रभावित करती है तो एक बार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों यहाँ पर छोटे बेटे का किरदार आप लोगों को कैसा लगा, बड़े बेटे का किरदार आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखें और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।